राधे साथियों। भाषा विज्ञान संबंधी विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को हल कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमने 150 प्रश्नों को हल कर लिया था। आइए अब आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है भाषा विज्ञान संबंधी। पहला प्रश्न, टकसाली भाषा कहते हैं और इसका विकल्प है संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को। इसका सही उत्तर है संस्कृतनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? विकल्प है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इसका सही उत्तर है गुजरात। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ माना जाता है और सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं एवं 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? विकल्प है झ, ठ, ज, क, त और इसका सही उत्तर है क, त। प्रश्नगत अघोष अल्प प्राण ध्वनि क और त है। ध्यातव्य हो कि अघोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों के झनाहट नहीं होती। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं, जबकि ज अल्प प्राण और घोषवाण है, झ महाप्राण और घोषवाण है तथा ठ महाप्राण और अघोषवाण है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। विकल्प है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, विकल्प 2 तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने या तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी ने, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री BD जत्ती ने। इसका सही उत्तर है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा और इसका सही उत्तर है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1920 ईस्वी में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। गुरु ने व्याकरण करते हुए नागरी प्रचारणी सभा ने एक दूसरे व्याकरण की व्यवस्था की और किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन प्रकाश में आया। हेमचंद का शब्दानुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। इसका सही उत्तर है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगकर, बाल गंगाधर खेर या काका कालेलकर। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर खेर, जिन्हें बीजी खेर भी कहा जाता है। सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे एवं इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। संविधान में यह व्यवस्था की गई कि राजभाषा के रूप में हिंदी को 1965 ईस्वी तक प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? और विकल्प है स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान या
कोश विज्ञान। इसका सही उत्तर है ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रीम हैं। सन 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध भारोपीय परिवार से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बलाघात पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है और विकल्प इस प्रकार है, रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या अर्थ। इसका सही उत्तर है इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा जाता है जिसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। विश्व की भाषा परिवार को भी देख लेते हैं। भारोपीय परिवार जिसमें भारत और यूरोप दोनों ही आएंगे। द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, चीनी या एकाक्षरी परिवार, बुरुष्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, सामी हामी परिवार, काकेसियन परिवार, बुशमैन परिवार या हित्ती परिवार। तो ये विश्व के भाषा परिवार थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? विकल्प है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रजभाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य दोनों में समृद्ध परंपरा पाई जाती है। खड़ी बोली अर्थात कौरवी, हरियाणवी अर्थात पांगरू, कन्नौजी तथा बुंदेली आदि पश्चिमी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? विकल्प है पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागरी अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश। इसका सही उत्तर है पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली है जिसका विकास पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली, जिसे कौरवी के नाम से भी जानते हैं, खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोलियां हैं, जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी है जिसकी बोली भोजपुरी, मगही तथा मैथिली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है। विकल्प है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। इसका सही उत्तर है बुंदेली। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। इसके अलावा यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा भोपाल में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? विकल्प है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या पैसाची। इसका सही उत्तर है सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसके अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं: कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? विकल्प है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी। इसका सही उत्तर है
बिहारी। इसका सही उत्तर, माफ कीजिए, पूर्वी हिंदी है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां अवधी और बघेली है। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं कि ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई को मिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परत है, कैसे के रचो ब्याह रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या कन्नौजी। इसका सही उत्तर है अवधी। उक्त गीत में अवधी बोली का प्रयोग हुआ है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? विकल्प है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या किशोरीदास वाजपेयी। इसका सही उत्तर है हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? विकल्प है सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर या विचारों से भावों की ओर। इसका सही उत्तर है प्रत्येक भाषा का प्रमुख लक्षण यह है कि भाषा सदैव कठिनता से सरलता एवं स्थूल से सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा भावों तथा विचारों की वाहिका होती है। इसके अपने इसी गुण के कारण उसका निरंतर विस्तार एवं विकास होता रहता है। अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? विकल्प है बंगला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार। इसका सही उत्तर है अंगिका बिहार राज्य की प्रमुख बोली है। बिहार प्रांत में भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश का नाम अंगिया, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका आधुनिक नाम चंपारण है, तथा यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। बिहार में बोली जाने वाली अन्य बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली है। इन चारों बोलियों को एक वर्ग मानकर बिहारी हिंदी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अंतर्गत किस अन्य उपभाषा में हैं? इसका विकल्प है ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी, भोजपुरी, और इसका सही उत्तर है मैथिली। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में भी है। आपको वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रमुख कृति धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अमोला आदि हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? विकल्प है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी तिथि की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यद्यपि यह 26 जनवरी 1950 से मान्य हुआ, राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? और विकल्प है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर है बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। प्राचीन काल का उत्तर कौशल दक्षिण क्षेत्र की पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश की अवधी, मध्य प्रदेश में बघेली तथा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जबकि बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली
और अंगिका है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? और आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी या विनोबा भावे। और इसका सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। रोमन लिपि वर्णनात्मक होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समझी जाती है। अगला प्रश्न, उकार बहुला बोली मानी जाती है और विकल्प है अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर है उकार बहुला छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। उकार बहुला छत्तीसगढ़ी बोली मानी जाती है और अवधी, बघेली, उदासीन आकार बहुला तथा भोजपुरी इकार बहुला मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है और विकल्प है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। विकल्प 2 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक। विकल्प 3 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। या विकल्प 4 प्रथम शताब्दी ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। पाली भाषा का समय सीमा 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है। 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक भारत की आर्य भाषा के काल को सामान्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय निर्धारित है ईसा पूर्व 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व 500 तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल ईसा पूर्व 500 से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। पाली भाषा, इसका समय 500 ईस्वी से प्रथम ईस्वी तक। प्राकृत भाषा, इसका समय प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश भाषा, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन विशेषताएं देवनागरी में नहीं है? और विकल्प है, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। विकल्प 2, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। विकल्प 3, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और विकल्प 4 है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प 4 ही है। इसमें विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है, यह उत्तर गलत है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी लिपियां हैं, जैसे अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू का फारसी लिपि तथा पंजाबी की गुरुमुखी लिपि। प्राचीन भारत की 2 लिपियां थीं, ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? और विकल्प है तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। इसका सही उत्तर है कंठोष्ठ। ओ औ कंठोष्ठ वर्ण है। स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। कंठ से अ आ स्वर का उच्चारण है। तालव्य से ई स्वर का उच्चारण है। और ओष्ठ से उच्चारण उ स्वरों का होता है। कंठ तालव्य से उच्चरित जो स्वर है वो ए ऐ है। अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? विकल्प है मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। और इसका सही उत्तर है खड़ी बोली।
कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली है। कौरवी, नागरी, सर हिंदी और हिंदुस्तानी, इतने नामों से हम खड़ी बोली को जानते हैं। कौरवी, नागरी, सर हिंदी और हिंदुस्तानी। इनमें से ज़्यादा प्रचलित नाम खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है और विकल्प है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या प्राकृत से। तो इसका सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश सौरसेनी की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी और इससे विकसित होने वाली बोलियों को देखते हैं। खड़ी बोली, इसका अन्य नाम कौरवी, अभी हमने ऊपर देखा, और कौरवी के साथ साथ ब्रज भाषा, हरियाणवी या अन्य नाम इसका बांगरू मिलता है, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी से विकसित हैं। राजस्थानी हिंदी से विकसित बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। और पहाड़ी हिंदी से विकसित बोलियां कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली है, और गुजराती हिंदी। तो ये 4 उपभाषाएं हैं जो सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। चारों उपभाषाओं को पुनः देखते हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती, ये चारों उपभाषाएं सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है और विकल्प है 11, 12, 13, 14। इसका सही उत्तर है 11। हिंदी देवनागरी लिपि वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार किया गया है। 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह तथा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है और विकल्प है ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। इसका सही उत्तर है बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं और इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? विकल्प है मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी, और इसका सही उत्तर है बुंदेली। बुंदेली राजस्थानी की बोली न होकर यह सौरसेनी अपभ्रंश की बोली है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी को कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी में बोली जाने वाली बोली मेवाती है और मालवी दक्षिणी राजस्थानी में बोली जाती है तथा जयपुरी पूर्वी राजस्थानी में। सौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा हरियाणवी आदि सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? विकल्प है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। इसका सही उत्तर है बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली, ये सभी बोलियां हैं। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? और विकल्प है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी
पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है जिसे सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी तथा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली बोलियां आती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? और विकल्प है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी। इसका सही उत्तर है अवधी। अवधी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, जिसे कौरवी के नाम से जानते हैं, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? विकल्प है संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर। तो इसका सही उत्तर है लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण आदि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पंजाबी की लिपि है। विकल्प है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी या रोमन। इसका सही उत्तर है गुरुमुखी लिपि। आइए कुछ अन्य लिपियों को देखते हैं। भाषा हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी है और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, कश्मीरी को भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, कोंकणी भाषा को भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, फ्रांसीसी भाषा की लिपि रोमन और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है तथा बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है। अगला प्रश्न है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? विकल्प है ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी या डोंगरी। इसका सही उत्तर है डोंगरी। डोंगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 ही बोलियां पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। मालवी किस उपभाषा की बोली है? और इसका सही उत्तर है राजस्थानी। राजस्थानी की उपभाषा है मालवी। राजस्थानी उपभाषा की बोली है मालवी और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां आती हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। मालवी बोली इंदौर, देवास, रतलाम आदि जिलों में बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और जबकि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ तथा मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का तथा पैसाची अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। विकल्प है गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली या बांगरू। इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है खड़ी बोली, जिसकी बोली का क्षेत्र है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि। गढ़वाली बोली सौरसेनी अपभ्रंश के पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। बांगरू बोली सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की ही बोली है और इसका क्षेत्र हरियाणा राज्य है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्ध मागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है
और इसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य है। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? इसका सही उत्तर है मागधी। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से माना गया है। इसे प्राकृत अपभ्रंश भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, जबकि सौसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का तथा पैसाची अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर है अवधी। अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है जो अवध प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है। इस बोली का क्षेत्र फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? और इसका सही उत्तर है बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी आदि बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, उसे देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। इनकी बोलियों को भी देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई हैं। राजस्थानी हिंदी से विकसित होने वाली 4 बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पूर्वी हिंदी से विकसित होने वाली 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी से विकसित होने वाली भी 3 बोलियां ही हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी हिंदी से विकसित 2 बोलियां हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है और विकल्प है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता या उच्चारण की सुविधा। इसका सही उत्तर है उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? विकल्प है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। इसका सही उत्तर अपभ्रंश है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। भारतीय आर्य भाषा की 3 कालों में विभक्त किया गया है। इसके नाम देख लेते हैं, इस प्रकार हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका प्रयोग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हुआ और इसके उदाहरण हैं वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका प्रयोग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक हुआ और इसके उदाहरण हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक होता रहा और इसके उदाहरण हैं हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, असमिया, मराठी, गुजराती आदि। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? और विकल्प है उर्दू, संस्कृत, हिंदी या अरबी फारसी। इसका सही उत्तर है अरबी फारसी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी। उसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की संपर्क भाषा कौन सी है?
और इसके विकल्प हैं संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू। इसका सही उत्तर है भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नहीं है? भाषा वैज्ञानिक कौन सा नहीं है प्रश्न में बताना है। और आपके विकल्प हैं सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी भाषा वैज्ञानिक नहीं हैं, यह महान काव्यकार तथा नाटककार हैं। जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा और भोलानाथ तिवारी ये सभी भाषा वैज्ञानिक हैं। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? विकल्प है वर्ण, वाक्य, शब्द या ध्वनि। इसका सही उत्तर है शब्द। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जबकि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई को ध्वनि कहते हैं। तो साथियों, आज हमारे ये 200 प्रश्न पूरे हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे वीडियो को ज़रूर करिएगा, पूरा देखिएगा। साथों, ये विगत वर्ष में पूछी हुई जो भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न हैं, आगामी परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। तो प्लीज़ इन्हें पूरा देखिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सबको राधे राधे।